हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सर आतिफ इज हियर और सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अर्शद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और 3.2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 3.2 में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक पर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के टॉपिक पर भी हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 में कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में जब हमने एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ा तो उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले को दुर्राजे ने कहा कि सर आवाज नहीं आ रही, आप देखें आवाज सही आ रही है। एक्सरसाइज 2.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूले के टॉपिक को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 2.2 में मिड पॉइंट फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, एक्सरसाइज 2.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूले को कंप्लीट किया। डिस्टेंस फार्मूले के बाद 2.2 में मिड पॉइंट फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड और फार्मूला फॉर इन सेंटर और इंटरनल डिवीजन फार्मूले को हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 2.4 में हमने स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन की। m is equal to tan theta y2 minus y1 divided by h2 minus x1, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y के टॉपिक को भी हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व करेंगे हम। शाहजेब, आप बेटे वॉइस सही आ रही? शाहजेब बेटे वॉइस क्लियर है? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम एक्सरसाइज 3.1 के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 23 को हम एक्सरसाइज 2.5 के साथ सॉल्व करेंगे, या जब हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे तो 17 और 23 वहीं पर उनके साथ ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव बाय मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। आज की क्लास में हम 3.2 के नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं मास बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 3.1 में आएगा। 17 और 23 2.5 में सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में अभी बात हो रही है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स जिनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए उन्हें हम कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर हम किसी क्वेश्चन पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको याद है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 यहीं से स्टार्ट किए हैं भाई। ये पहला ही पेज है आज की क्लास का। खिजर बेटे ये पहला ही पेज है आज की क्लास का। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई किया, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, क्या आंसर आ जाए? 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, और अगर आंसर 0 ना आए तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इधर बेटे बात समझ में आए? अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए तो हम इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर आंसर 0 ना आए तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और ना सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी। कुछ नहीं करना सिवाय इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया मालूम करेंगे। अगर एरिया का आंसर 0 आ गया तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे। फखर कहते हैं सर नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। नहीं जी, नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आते।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द इन सेंटर of the triangle, in center of the triangle। एक्सरसाइज 2.2 में हम पढ़ चुके हैं x इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.2 में हम अप्लाई कर चुके हैं, और 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर चुके हैं। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी है, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी है। जब आप ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आपके पास आता है वो स्मॉल सी का रिजल्ट आता है। जब हम बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो स्मॉल ए का आंसर होगा, और जब हम ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आंसर हमारे पास होगा वो बी का आंसर होगा। मतलब कहने का यह है कि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स यानी इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, बल्कि उसने हमें ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन दी। y -15 is equal to 0, 12x plus 5y is equal to 0, 4y minus 3x is equal to 0। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया हुआ है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इस बात को समझा था कि जब हम इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब हम इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जब हम इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो सी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इक्वेशन 1 के साथ जब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
जब हम इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो x और y की जो वैल्यूज होती हैं वो b के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जब हम 1 के साथ 2 को सॉल्व करते हैं, सॉरी 2 के साथ जब हम 3 को सॉल्व करते हैं तो x और y की जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। दूसरे स्टेप में हम तमाम साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, ताकि उन्हें स्मॉल ए बी सी का नाम दिया जा सके। और थर्ड और लास्ट स्टेप में हम इन सेंटर का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसे बोर्ड के पेपर में किसी सूरत पूछा नहीं जा सकता। आई होप कि तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना है, और फिर आखिर में ये इन सेंटर का फार्मूला अप्लाई करें। थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन आपको हो रही हो तो इसी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिजर कहते हैं कि सर ये लिखना है। अगर आप अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। आसान तरीका यह है कि डायग्राम बनाकर ये 3 स्टेप लिख लें। पहला स्टेप कोऑर्डिनेट्स है, दूसरा स्टेप डिस्टेंस है, तीसरा स्टेप आपका फार्मूला। लिखना चाहे तो लिख लें, आपकी मर्जी, ना लिखना चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसी एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से एक और नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहली बात तो वही है, हमें ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन दी गई है, तो पहले तो हमें इनके भी कोऑर्डिनेट्स जो है वो मालूम करने होंगे। इक्वेशन 1 के साथ हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा, और फिर 2 के साथ 3 को सॉल्व करना होगा, 1 के साथ 3 सॉल्व होंगे, ताकि कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए। कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं, और कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। 1 के साथ 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर 1 के साथ अगर हम 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और अगर हम 2 के साथ 3 को सॉल्व करें तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई कर
इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम यही मेथड अप्लाई किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और जो है वो है इसके एंगल। एरिया के साथ साथ हमें एंगल मालूम करने हैं। एंगल मालूम करने के लिए एक्सरसाइज 2.4 में हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, m1 स्लोप, m2 स्लोप और m3 स्लोप मालूम किया। फिर ये a, ये b और ये c है। इसका एरो m3 पर, फिर इसका एरो m1 पर और इसका एरो m2 पर है। m1, m2 और m3 ये हमारे स्लोप्स हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमने वहां पे यूज किया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और फिर इसका एंगल के लिए जो फार्मूला हमने वहां पर अप्लाई किया, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू, एरो किस पर आ रहा है जी, m3 पर आ रहा है। m3 में से माइनस करेंगे, एरो m1 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 प्लस लिखकर जो m1 और m3 ऊपर है उसी को नीचे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.4 में इसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम सिर्फ एरिया मालूम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में हम एरिया के साथ साथ एंगल भी मालूम करते हैं। एरिया मालूम करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एंगल मालूम करने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एरिया मालूम करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स मालूम कर डायरेक्ट ये एरिया का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जबकि एंगल मालूम करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स तो हमने पहले निकाल लिए होंगे, हमें स्लोप मालूम करना होगा और स्लोप मालूम करने के बाद हम एंगल मालूम करने का फार्मूला भी अप्लाई करें। ताहिर खान कहते हैं सर से हम सॉल्व करें। सॉल्व करना चाहें तो रफ कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, या क्वेश्चन को लिख लें कि हिंट्स लिख लें और बाद में अगर कभी कोई फारिग टाइम मिले तो उस वक्त बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ये चूंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, इन्हें बोर्ड में पूछा नहीं जा सकता, नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अपने पास आप नोट डाउन जरूर कर लें और जब कभी टाइम मिले आपको फुर्सत का टाइम मिल जाए और कोई काम ना हो करने के लिए, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको सॉल्व करने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तमाम चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम जो 4 साइडेड डायग्राम्स होती हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्क्वायर है, जैसे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये तमाम क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करने के लिए कहा जाए
तो इसका अपना एक फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। इसको यूं थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेते हैं हम। ये हमारे पास x1, ये x2 है, ये तीसरे ब्रैकेट में x3 है, चौथे ब्रैकेट में ये x4 है। ये इस तरह से चल रहा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस x3, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया, x2 माइनस x4, 7 में से माइनस किया -3 को तो ये 10 आ गया, y1 में से y3 को माइनस किया तो ये बन गया -5, और y2 में से y4 को जब माइनस किया तो हमारे पास ये y2 5 है, y4 4 है, ये 1 आ गया। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया है। क्रॉस में आप सॉल्व कर जो आंसर आपके पास आ जाए उसे आप 2 से डिवाइड कर दें तो वही आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला बन जाएगा, और वही आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आंसर भी होगा। तमाम स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस में 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाकर डायरेक्ट आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जी ये तो बात हो गई एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से। 3.2 में हमने तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और अब हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से, ताकि कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 को बाकायदा स्टार्ट कर सकें। एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ताकि नेक्स्ट कल की क्लास में हम 3.3 को बाकायदा जो है वो स्टार्ट ले लें। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन, और एक और इक्वेशन मैंने आपके सामने नीचे लिखी 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों इक्वेशन में? बेटे फर्क ये है कि जो पहली इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट नंबर है, और जबकि सेकंड इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है।
तो ये बात याद रखने की है कि वो तमाम इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट नंबर ना हो, जब आप इन इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो एक ऐसी लाइन बनती है जो हमेशा ओरिजिन से पास हो। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी उस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होता। वैसे समझ लें कि वो तमाम लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं उन लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होता। अब अगर आपके पास ऐसी दो लाइंस हैं जो दोनों की दोनों ओरिजिन से पास हो रही हों, दो लाइंस हैं और दोनों बेटे ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों बेटे ओरिजिन से पास हो रही हो तो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अब अगर इन दो इक्वेशंस को की लेफ्ट हैंड साइड को मैं मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट को लेफ्ट से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और राइट में दोनों तरफ चूंकि जीरो है और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 8x² प्लस 8 2 2 4xy, फिर बन गया प्लस का 12xy, फिर बन गया 3 2 6y²। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा इसका, वो रिजल्ट कुछ यूँ मिलता है कि ये 3 जो x² है, सॉरी 8x² हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये बीच में आ गया 16xy, फिर आपके पास आ गया 6y² इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन नहीं है बेटे, एक बात समझ जा रहा हूं मैं अंजला बेटे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम एक बात समझ रहे हैं 3.3 के हवाले से जो कल हम स्टार्ट करेंगे। बात यह है कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं उन लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होता। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं उन लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं होता। तो ये ऐसी दो लाइंस हैं जिनके अंदर कांस्टेंट नंबर नहीं है। जब कांस्टेंट नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इक्वेशन देखने में हमें ये एक लग रही है लेकिन एक्चुअल में ये एक इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर दो इक्वेशंस मौजूद हैं। या यूं कह लें कि ये देखने में हमें जो ये एक लाइन लग रही है लेकिन एक्चुअल में एक लाइन नहीं है, इसके अंदर दो लाइंस, और ऐसी दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है 8x² प्लस 16xy प्लस 6y², इसे हम कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्या कहते हैं? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्या कहते हैं? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये ऐसी दो इक्वेशंस हैं जो जिनमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, यानी ऐसी दो लाइंस हैं जो कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो जब हम इस इक्वेशन का ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमें वापस ये दो इक्वेशन दोबारा मिल जाएंगी। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passes through the origin। 4x² प्लस 7xy प्लस
3y² इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो आपको यहां से ऐसी दो इक्वेशंस मिलेंगी कि उन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, जो हमें ये बात बताएगा कि ये ऐसी दो लाइंस हैं जो कहां से गुजर रही हैं, ओरिजिन से गुजर रही है। तो ये हमारे पास कहलाती है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्सरसाइज 3.3 में जो हमारा टॉपिक होगा वो ऐसी दो लाइंस के बारे में ही होगा कि वो दोनों कहां से गुजर रही हैं, ओरिजिन से गुजर रही है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंप्लीट किया है। सेकंड टॉपिक हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन को कंप्लीट किया है। जबकि हम एक्सरसाइज 3.3 में जिस एक टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है ऐसी दो लाइंस के बारे में कि वो दोनों ओरिजिन से गुजर रही है, वो दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। तो इन्हें हम कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तमाम स्टूडेंट्स इस बात को भी अच्छे से समझ रहे हैं और हम ये बात एक्सरसाइज समीर बेटे एक्सरसाइज 3.1 हमने नहीं की है। हमने 3.2 को पहले कंप्लीट किया है और 3.2 के बाद हमने 3.3 को कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 15 से हमारी जो है वो रेगुलर क्लासेस जो है वो स्टार्ट भी होने जा रही है। तो अगर कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर नहीं हुए हों तो उन्हें फिर हम जाहिर सी बात है फेस टू फेस जो है वो मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। उसमें भी हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ ली है उन्हें हम आगे चलकर रिवाइज भी कर सकेंगे। हसन कहते हैं कि सर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग मेरा ख्याल है यही सेम टाइमिंग ही रहेगी, जहाँ तक मेरा आइडिया तो यही है। बाकी जो है वो आप सर फैज़ान और सर एहसान से मालूम कर सकते हैं। और चैप्टर 2 के हवाले से, चैप्टर 3 के हवाले से अगर हम आगे चलकर इनकी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख ले सकेंगे और कुछ ना कुछ जो लेक्चर आपके मिस हो गए हैं वो सर एहसान और सर फैज़ान से आप ले भी सकेंगे, उन्हें आप सुन सकेंगे। अक्षर कहते हैं सर एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे अपनी। और कुछ कंफ्यूजन अगर आपकी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, किसी क्वेश्चन के हवाले से अगर कोई परेशानी आपको हो रही होगी तो आप मुझे बता देंगे, उसके हवाले से मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूँगा ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको ग्रिप के साथ जो है वो हम समझ लें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर एक्स्ट्रा क्लास हमें रखनी भी पड़ी तो वो कोई ज़्यादा परेशानी वाली क्लास नहीं होगी। 15, 20, 25 मिनट में हम तमाम चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको डिस्कशन करनी होगी तो वो हम क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं और अपनी किसी एक्स्ट्रा क्लासेस में उन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकेंगे जो आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। खिजा कहते हैं सर सिलेबस में कमी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। सिलेबस में जी अगर कमी वगैरह होगी तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। तमाम जो सिलेबस के हवाले से इंफॉर्मेशन हैं वो इंशाल्लाह नोटिस बोर्ड पे मैं लगवाता रहूँगा और आपको क्लासेस के हवाले से भी बताता रहूँगा। फिलहाल सिलेबस की कमी के हवाले से तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। हाँ, सेशन को बढ़ाने के हवाले से जो है वो बात हो रही है कि जैसे आपके जो पेपर्स हैं वो थोड़े से लेट हो जाए, ज़ाहिर 1 मंथ का जो है वो आपको टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। अप्रैल में पेपर होते हैं तो मई में ले लिए जाए।
या अगर मई में पेपर हो रहे हैं तो वो से जून के अंदर जो है वो कंडक्ट कर लिया जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी क्लासेस सेशन के हवाले से शायद हमें इंक्रीज हो जाए। सिलेबस के हवाले से अगर कोई कमी हुई तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में चूंकि हमने सिर्फ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और 3.2 के हवाले से हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। 3.3 हमारी छोटी एक्सरसाइज है, कल और परसों 2 क्लासेस में 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए 3.3 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि 2 हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस कल और परसों की उसमें कंप्लीट हो जाए। इसका 3.3 का बेस हम समझ चुके हैं कि 3.3 में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फिर मेरी जो नेक्स्ट वीक में, इस वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक में मेरी क्लास होगी, मुझे उम्मीद है कि वो होगी 17, 18, 19 को। मुझे मेरा ख्याल है कि हम जो है वो अपनी फिजिकल और जो है वो क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मल्टीमीडिया के थ्रू जो है वो कुछ क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए ताकि इनकी तमाम डायग्राम्स कल नहीं होगी। आपने कहा कल नहीं होगी, कल मेरी ऑनलाइन क्लास होगी, बिल्कुल होगी। परसों भी मेरी ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ताहिर बेटे कल क्यों नहीं होगी? ताहिर ने कहा कल नहीं होगी, कल होगी जी, बिल्कुल क्लास होगी। कल हमारी क्लास ऑनलाइन होगी, परसों भी हमारी क्लास ऑनलाइन होगी। तो ओके जी, आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ऑफ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज हमारी क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं।